आइए, स्वागत है आप सभी का प्रिया एकेडमी कोचिंग सेंटर में। जैसे कि आज हम लोग देखेंगे क्या विज्ञान का वह भाग पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। पहले तो हम लोग जानेंगे जनन होता ही क्या है, जनन है क्या, जरूरत क्या है, ये सब सारी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं इस चैप्टर में। जैसे कि हमारे पास क्या है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। सबसे पहले हम जानते हैं कि पादप होते क्या हैं, पादप जगत में होता क्या है, जिसके बारे में पढ़ना है। पढ़ने से इस अध्याय में क्या पढ़ना है, पहले तो ये जानेंगे हमारे पास क्या होता है पुष्पी पादप। पादप जगत में ये देखा जाता है कि पादप जगत, जैसे कि यहाँ पे पादप के समूह को ही क्या कहा जाता है, पादप जगत। निम्न प्रकार के जहाँ पादप पाए जाते हैं उसी को हम कह देते हैं पादप का जगत। पादप जगत में हम यहाँ देखते हैं जैसा कि क्या है, शैवाल क्या है, शैवाल है, बायोफाइटस है, टेरोफाइटस है, जिम्नोस्पर्म, अनावृत्ति बीजी, अनावृत्ति बीजी। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट ये है आवृत्ति बीजी, जिसमें हमें पढ़ना क्या है, पुष्पीय पादप। क्या, पुष्पीय पादप, पुष्पीय पादप, इसी के बारे में हमें पढ़ना है, जिसमें आवृत्ति बीजी। और बाकी इन सभी से हमें कोई लेना देना नहीं है, इन सभी से कोई लेना देना नहीं है। पढ़ना क्या है, आवृत्ति बीजी। आवृत्ति बीजी ऐसे बीजी जिसमें पुष्पीय पादप हो। कौन से, जिसमें पुष्पीय पादप, इसी को हम कह सकते हैं पुष्पीय पादप। यहां से हम जानने का प्रयास करते हैं पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। लैंगिक जनन सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं कि लैंगिक जनन होता है क्या। लैंगिक जनन ऐसा जनन है जिसके ऐसा जनन है जिसमें जनन करने के लिए नर और मादा की आवश्यकता हो, जिसमें नर और मादा की आवश्यकता हो, उसे हम क्या कहते हैं, लैंगिक जनन। सबसे पहले उससे पहले हम जानने का प्रयास करते हैं कि लैंगिक जनन की विधियां, जनन की विधियां क्या होती हैं। जनन की दो विधियां होती हैं, एक लैंगिक होती है, दूसरा अलैंगिक। पहला क्या होता है, लैंगिक, दूसरा होता है अलैंगिक। मतलब पहले में लैंगिक, दूसरे में अलैंगिक। लैंगिक जनन वह जनन होता है जिसमें नर और मादा की, जिसमें जनन करने के लिए नर और मादा की आवश्यकता हो। और अलैंगिक जनन वह जनन होता है जिसमें जनन करने के लिए नर और मादा की आवश्यकता ना हो, केवल समान लिंग से ही जनन की जा सके। ठीक है, जैसा कि हम यहाँ देखते हैं पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग और प्लांट, यहाँ से हम जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हमारे पास इस चैप्टर में जानने का ये अर्थ है कि जैसा कि हमें ये चैप्टर में पूरे सबसे ज्यादा मिलेंगे क्या, सबसे ज्यादा मिलेंगे क्या, विभाजन, कोशिका विभाजन। देखिए, क्योंकि हमारे पादप जगत में या जीव जगत में लगभग जितने जीव हैं सभी किससे मिलकर बने हैं, कोशिका से। किससे मिलकर बने हैं, कोशिका से। अगर ये कोशिकाओं से मिलकर बने हैं तो कोशिका का विभाजन होगा। क्या होगा, कोशिका का विभाजन होगा। अगर कोशिका का विभाजन होगा तभी यहाँ पे अन्य कोशिकाओं का निर्माण होगा, क्योंकि जब तक कोशिकाओं का विभाजन नहीं होगा तब तक कोशिकाओं का निर्माण नहीं होगा। इसलिए हमारे पास यहाँ से पूछा जाता है कि पादप जगत में विभाजन के प्रकार, कोशिका विभाजन के प्रकार। तो भाई कोशिका विभाजन के दो ही प्रकार होते हैं। पहला कौन सा होता है, पहला होता है समसूत्री, दूसरा अर्धसूत्री। पहला होता है समसूत्री विभाजन, दूसरा होता है अर्धसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन में जैसे एक कोशिका से दो कोशिकाओं का निर्माण होता है, इसमें एक कोशिका से दो कोशिकाओं का निर्माण होता है। जैसा कि हम कह सकते हैं अगर यहाँ पे 46 है, कोशिकाएं कितनी हैं, 46 है, तो यहाँ भी कितना होगा, 46 होगा, और यहाँ भी 46, मतलब समसूत्री विभाजन। कितना, समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन में हम कह सकते हैं अगर यहाँ 46 था तो यहाँ भी 46, यहाँ भी 46। जैसा कि इस विभाजन में क्या होते हैं, दो नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। किसमें, इस विभाजन में दो नई कोशिकाओं का निर्माण होता है हमेशा। जैसा यहाँ पे दिखाया गया है, एक कोशिका से दो कोशिका का निर्माण, एक कोशिका विभाजन के बाद दो कोशिकाओं का निर्माण। जैसे यहाँ पे इस विभाजन में क्या होता है, दो नई कोशिका का निर्माण होता है। लेकिन अर्धसूत्री विभाजन में क्या कह रहा है, अर्धसूत्री विभाजन में कह रहा है अगर यहाँ पे हमारे पास कितने थे, 46, कितने गुणसूत्र थे, कितने थे, 46। अगर 46 थे तो 23 इसमें भी होगा और 23 इसमें, 23 इसमें, 23 इसमें। हमेशा क्या है, अर्धसूत्री, मतलब आधा विभाजन, केवल आधे दो खंडों में बट जाएंगे, जिससे हम कह सकते हैं कोशिका अर्धसूत्री विभाजन। यहाँ से इसमें क्या होता है, एक कोशिका से चार नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। इसमें देखिए दोनों में अंतर क्या है, अर्धसूत्री और समसूत्री में। समसूत्री में क्या होता है, एक कोशिका से केवल
2 कोशिकाओं का निर्माण होता है, लेकिन अर्धसूत्री में क्या होता है, एक कोशिका से 4 नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, 4 नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है, आगे चलें। यहां से इतना सब कंप्लीट समझ में आया? ठीक है, आगे चलें। चले देखिए, अब इसके बाद हम चलते हैं, हमारे पास क्या होता है, जैसे हम पढ़ने के लिए यहाँ इस चैप्टर के नाम पे ही क्या है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। तो हमारे पास पुष्प की बात कर रहा है। पुष्प क्या होता है? पुष्प वह भाग होता है जिसकी वजह से हमें क्या होता है, सुगंधित होता है, सुगंध मिलते हैं, आकर्षित करते हैं, निम्न प्रकार की खूबियां इसमें पाई जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले हम जानने का प्रयास करते हैं कि जो ये पुष्प होते हैं, ये पुष्प, ये रहा पुष्प, और ये पुष्प के बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। पुष्प जिसपे ये बैठा है, ये बैठा है, इस वाले भाग को हम क्या कह देते हैं, जिसपे ये बैठा है इस वाले भाग को हम कह देते हैं पुष्पासन। क्या कहते हैं? पुष्प आसन। जिसपे कोई व्यक्ति बैठा रहता है उसे क्या कहते हैं? आसन। जिसपे कोई व्यक्ति बैठता है उसे क्या कहते हैं? आसन। तो इसी प्रकार हमारे पास यहाँ से आया क्या, जैसे कोई व्यक्ति देखिए कोई बैठने के लिए तैयार हो जाता है तो कहते नहीं कि थोड़ा आसन ग्रहण करे, तो आसन ग्रहण तो कर रहा है कौन? पुष्प। कौन? पुष्प। इसलिए क्या नाम दे दिया गया? पुष्पासन। क्या दे दिया गया? पुष्पासन। यहाँ से हमारे पास ये समझ में आया, जहां पे ये बैठा है इस वाले भाग को हम क्या कर दिए? पुष्प आसन। अब इसके नीचे जब किसी को पुष्प देना होता है तो आप देने के लिए तैयार हो जाते हैं। किसी को दिए कभी? एक बार देख के देखिए फिर क्या होता है, फिर लोग चप्पल जूता की बरसात शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से किसी को देने का प्रयास नहीं करिए। देने का तरीका अगर अच्छा हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे चले देखिए, यहाँ पे हमारे पास ये वाला भाग जो होता है, ये वाला भाग, ये वाला भाग से हम पुष्प को पकड़ते हैं या तोड़ते हैं, तो इसी वाले भाग को हम कह देते हैं पुष्प वृंत। क्या कह देते हैं? पुष्प वृंत। जो हमारे पास एक पतली जैसी संरचना पकड़ने के लिए जहां पे होती, उसी को हम कह देते हैं पुष्प वृंत। ठीक है, अब यहाँ से अगला भाग, यहाँ से हमारे पास अब देखिए किसी भी समूह को हम कह सकते हैं पुंज। जब भी किसी समूह को रखा जाए, किसी वस्तु को किसी समूह में, उसे हम क्या कह सकते हैं? पुंज। अगर ये पुंज कहा जा रहा है तो इसका मतलब किसी न किसी समूह में है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ये वाले भाग जो होते हैं, ये वाले जो भाग दिख रहे हैं, ये क्या होते हैं? ये हरे भाग होते हैं, हरे रंग के होते हैं। कैसे होते हैं? हरे रंग के। तो इस वाले भाग को क्या करते हैं हम? बाह्यदल। क्या कह देते हैं? बाह्यदल। क्या कहते हैं? बाह्यदल। बाह्यदल को ही अंग्रेजी भाषा में कह दिया जाता है स्टेल। क्या कहा जाता है? स्टेल। इसी स्टेल को हम यहाँ देखेंगे। यहाँ स्टेल का रंग कैसा होता है? यह रंग में हरा होता है। कैसा होता है? यह रंग में हरा होता है। और ये रंग में हरा होता है ये कलिकावस्था में। जब हमारा फूल क्या होता है? कली रहता है। कली अर्थात कलिका। जब पुष्प बनने से पहले जिस अवस्था में कलिका रहता है, तो वहां पे हम क्या करते हैं? वहां पे ये कहा जाता है कि ये सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। किसको? पंखुड़ियों को। किसको? पंखुड़ियों को। ठीक है, पंखुड़ियों को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। इसके बाद ये हमारे पास जो होता है, इसी को हम बाह्यदल को ही स्टेल कह देते हैं, जो हरे रंग का होता है, पंखुड़ियों को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। यहाँ से पंखुड़ियों को अगर सुरक्षा प्रदान करने का कार्य कर रहा है, तो ये पंखुड़ियां है कहाँ? ये वाले भाग जो होते हैं ये रंगीन होते हैं। ये कैसे होते हैं? रंगीन होते हैं। और ये कीड़े मकोड़े को क्या करते हैं? आकर्षित। कीड़े मकोड़े को ही नहीं, समझ ना, पुरुषों को भी, स्त्रियों को भी, मनुष्यों को भी, अर्थात जानवर ना, अर्थात देवी देवता को भी आकर्षित करने का कार्य करते हैं। अब पता नहीं देवी देवता को कोई देखा नहीं आकर्षित होते हुए, लेकिन करते हैं। माना जाता है कि चढ़ेगा तो फूल चढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या होता है? जो यह रंगीन होता है, यह क्या होता है? रंगीन अवस्था में होता है। और ये चारों तरफ पंखुड़ियां होती हैं। जैसे गुलाब की पंखुड़ियां छितरा दी जाए, बिखरा दी जाए तो पूरे कमरे में कैसा लगेगा? बहुत ही अशोभित लगता है। ठीक है, तो ये हमारे पास पंखुड़ियां क्या होती हैं? पंखुड़ियों को हम, जो दल पुंज होता है, इस पंखुड़ियों को हम पेटल कहते हैं। क्या कहते हैं? पेटल। क्या कहते हैं? पेटल। अब यह कैसा होता है? रंगीन होता है। या रंगीन होता है, यह कीड़ों को और मकोड़ों को आकर्षित करता है। और आप समझ रहे हो ना किसको किसको आकर्षित करता है? दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे चलें। चलिए, और ये हमारे पास ये दोनों क्या होते हैं? सहायक होते हैं। ये क्या होते हैं? सहायक होते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट इसमें क्या है? इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट दो है। कौन कौन से? पहला तो हमारे पास यहाँ है, इस वाले भाग को हम क्या कह देते हैं?
इस वाले भाग को हम क्या कहते हैं? पुकेंसर। क्या कहते हैं? पुकेंसर या परागकोश। पुकेंसर या परागकोश कहते हैं। इस वाले भाग को ही हम क्या कह देते हैं? पुकेंसर या परागकोश। ठीक है। अब ये हमारे पास जो होता है ये पुंग का होता है। इसी वाले भाग को हम क्या कह देते हैं? जिससे हम कह देते हैं नर भाग। कौन सा? नर भाग। यहां से हमारे पास होता है निकल के आता है क्या? नर भाग को हम क्या कहते हैं? पुंग। इसमें दो भाग होते हैं, एक तंतु होता है और दूसरा डंठल। क्या होता है? डंठल। पहला तंतु होता है, दूसरा डंठल। अब यहां से हमारे पास अगला है जयान। जयान जिसके 3 भाग होते हैं। पहला कौन सा? पहला वर्तिका, दूसरा वर्तिका और तीसरा अंडाशय। ये 3 भाग होते हैं। ठीक है। लेकिन इससे पहले हम जानने का प्रयास करते हैं जो नर का पुंग भाग होता है, इसी में हमारे पास क्या होते हैं? ये परागकोश। इसी को हम क्या कहते हैं? परागकोश। क्या कहते हैं? परागकोश। और इसी भाग में हमारे पास क्या बनता है? परागकण। परागकण बनते हैं। इसी में परागकोश में ही क्या बनते हैं? परागकण का निर्माण होता है, जो इस वाले ऊपरी सतह पर, जैसे परागकण हमको देखने को कहाँ मिलते हैं? जैसे सरसों के सीजन में, सरसों का सीजन हुआ और सरसों के खेत में आप गिरे तो आप देखेंगे चारों तरफ आप हरियर कलर का पियर का टिप्पा लग जाएगा, अर्थात पियर का वाला। ठीक है। ठीक। कौन सा रंग? पियर के रंग का। जो पीले रंग का होता है वो टिप्पा पूरे शरीर में हमारे या कपड़े या वस्त्र में लग जाएगा। जो लगने वाला भाग होता है उसी को हम कहते हैं परागकण। क्या कहते हैं? परागकण। ठीक है। आगे चलें। चलिए, यहां से हमारे पास क्या होता है? परागकण। इसके 2 भाग होते हैं। ये होता है परागकोश। ये वाले भाग को हम क्या कहते हैं? परागकोश। और इसी में एक भाग ये होता है निचले वाले भाग, जो पतले डंठल जैसा भाग होता है, उसी को हम कहते हैं तंतु। उसको क्या कहते हैं? तंतु। जो हमारे पास डंठल वाला भाग होता है उसी को हम क्या कह देते हैं? तंतु। ठीक है। यहां से हमारे पास समझ में आया ये तंतु होता है, ये तंतु होता है। अब आ जाते हैं हम थोड़ा सा इसमें जयांग या स्त्री केसर में। जयांग या स्त्री केसर, इसके 3 भाग होते हैं। पहला ये वाला जो अंदर का सतह का भाग है, ये वाला, इसी वाले भाग को हम क्या कह देते हैं? स्त्री केसर या जयांग। स्त्री केसर या जयांग। इसके 3 भाग होते हैं। इसके 3 भाग होते हैं। पहला हमारे पास ये ऊपरी वाले सतह को हम क्या कह देते हैं? वर्टिका। क्या कह देते हैं? वर्टिका। क्या कहते हैं? वर्टिका। यहीं पे हमारा परागण संपन्न होता है। यहीं पे हमारा जो है परागण संपन्न होता है। जहां परागकोश निकल कर आते हैं यही होता है परागण। क्या होता है? परागण। अब इसके आगे मध्य वाले भाग को, जो पतली जैसी संरचना है, इसे हम क्या कह देते हैं? इस वाले भाग को हम कह देते हैं वर्तिका। क्या कहते हैं? वर्तिका। अब नाम से ही देखिएगा, वर्तिकाग्र, वर्तिका, वर्तिका। क्या नाम है? वर्तिका। अब यहां से अगला हमारे पास ये है, अगला ये दिख रहा है, तो यहां से हमको लगा क्या? इस वाले भाग को हम क्या कहते हैं? अंडाशय। जो मटके जैसी संरचना है, जो मटके जैसे यहाँ पे संरचना है, इसी को हम कहते हैं अंडाशय। क्या कहते हैं? अंडाशय। यहाँ पे हमारे पास स्त्री केसर या जयांग को प्रतिनिधित्व करने वाले 3 भाग हैं। पहला कौन सा है? पहला है हमारे पास वर्तिका, दूसरा है वर्तिका, तीसरा है अंडाशय। वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, ये 3 भाग हैं। ठीक है। यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट ये है, ये क्वेश्चन आपके लिए है। नर भाग को कौन प्रतिनिधित्व करता है? प्रतिनिधित्व, नर भाग को कौन प्रतिनिधित्व करता है? यहां देते हैं। नर भाग को कौन प्रतिनिधित्व करता है? कौन प्रतिनिधित्व करता है? ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन होगा, मादा भाग को कौन प्रतिनिधित्व करता है? ठीक है। आगे कमेंट में ये आप लोग जरूर बताएंगे उत्तर को। इसका उत्तर, इन दोनों का उत्तर आप अवश्य बताएंगे, क्योंकि क्वेश्चन ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इसलिए यहाँ से
इस बारे में आप इस प्रश्न का उत्तर जरूर कमेंट में बताएंगे, ठीक है। और क्लास पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, लाइक एंड शेयर जरूर करें। अगर आपको लग रहा है कि क्लास हमारे उपरांत है, ये चलेगी, हमारे लिए सुटेबल है, तो आप कृपया इस पर क्या करें, लाइक एंड शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि क्लास अच्छी है, तो फिर और हम जो कमी रह गई है इसमें भी सुधार करेंगे, ठीक है।